महाराणा सांगा यानी संग्राम सिंह मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के इतिहास के वीर और प्रतापी राजा थे। महाराणा सांगा का इतिहास और महाराणा सांगा की कहानी शुरू होती है 12 अप्रैल 1482 से। इस दिन राणा रायमल के तीसरे पुत्र के रूप में महाराणा सांगा का जन्म हुआ था। महाराणा सांगा के 2 भाई भी थे जिनका नाम पृथ्वीराज और जयमल था। महाराणा संग्राम सिंह का बचपन कठिन परिस्थितियों में गुजरा, क्योंकि आए दिन तीनों भाइयों में किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई होती रहती थी। महाराणा सांगा के 7 में से 4 पुत्र सांगा के जीवन काल में ही मर गए, जिनमें भोजराज, करण सिंह, पर्वत सिंह और कृष्ण सिंह का नाम शामिल है। इस वीडियो में हम महाराणा सांगा का संपूर्ण जीवन परिचय, महाराणा सांगा का इतिहास और महाराणा सांगा की कहानी जानेंगे। महाराणा सांगा की कहानी की शुरुआत होती है अपने भाइयों के साथ लड़ाई से। अपने दोनों बड़े भाइयों पृथ्वीराज और जयमल के साथ महाराणा सांगा का झगड़ा होता रहता था। एक बार तीनों में बड़ा संघर्ष हुआ। बड़े भाई पृथ्वीराज ने महाराणा सांगा की एक आंख फोड़ दी। सांगा ने हमेशा के लिए अपनी एक आंख खो दी। अपने दोनों बड़े भाई से लड़ाई के बाद महाराणा सांगा ने अपनी पहचान छुपाकर आम सैनिक की हैसियत से अलग रहने लग गए। वह जिनके साथ रहते थे उनका नाम करमचंद पंवार था, जो कि श्रीनगर अजमेर के रहने वाले थे। महाराणा सांगा का जीवन गुमनामी में बीत रहा था। एक दिन की बात है, महाराणा सांगा एक वृक्ष के नीचे सो रहे थे। वह गहरी नींद में थे और उनके ऊपर धूप आ चुकी थी। तभी वहां पर एक सांप आया और उनके ऊपर फन से छाया कर दी। तभी अचानक वहां करमचंद पंवार आ गए और सांप को देखकर वह हक्का बक्का रह गए। उन्होंने महाराणा सांगा को जगाया और सांप वाली बात बताई और पूछा कि सच सच बताओ, आप कौन है। तभी महाराणा सांगा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ अपना परिचय दिया और बताया कि वह महाराणा रायमल के तीसरे पुत्र है। यह सुनकर करमचंद ने सर झुकाकर महाराणा सांगा को प्रणाम किया। पृथ्वीराज और जयमल के देहांत के पश्चात महाराणा रायमल को पता लगा कि महाराणा सांगा जिंदा है, तो उन्होंने उसको बुलावा भेजा। 4 मई 1508 ईस्वी को महाराणा रायमल का देहांत हो गया और उनके पुत्र महाराणा सांगा का राज्याभिषेक हुआ। राणा सांगा की वीरता से दुश्मनों में हमेशा भय बना रहता था। उस समय दिल्ली में सिकंदर लोदी का राज्य था, गुजरात में महमूद शाह और मालवा में नसीरुद्दीन खिलजी का राज्य था। ये तीनों मुस्लिम राजा एक थे और राणा के भय से तीनों ने आपस में संधि कर रखी थी। उस समय तीनों ने मिलकर राणा सांगा से युद्ध किया। बहुत भयानक युद्ध हुआ। मुस्लिमों की एकजुटता भी काम नहीं आई और राणा सांगा की जीत हुई। सन 1517 ईस्वी में बूंदी के समीप स्थित मैदान में एक प्रसिद्ध और भयानक युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित किया, लेकिन उनका बायां हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दायां पांव कट गया। राणा सांगा के सामंत रायमल राठौड़ को ईडर की गद्दी पर बिठाने के लिए मुजफ्फर को अहमदनगर, विशालनगर और ईडर में 3 बार पराजित किया। इस तरह हर सुल्तान मुजफ्फर को गुजरात से पूर्ण रूप से खदेड़ दिया गया। महाराणा सांगा ने रायमल राठौर को ईडर की राजगद्दी पर बिठाया। अहमदनगर का जागीरदार निजामुल मुल्क किले में छुप गया। मुसलमानों ने किले को पूर्ण रूप से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर प्रवेश न कर सके और किले को बचाया जा सके। महाराणा सांगा ने फिर आक्रमण किया। सांगा का करीबी डूंगर सिंह वागड़ घायल हो गया और डूंगर सिंह के परिवार के कई सदस्य वीर गति को प्राप्त हो गए। डूंगर सिंह के बड़े बेटे कान सिंह कन्हैया एक वीर योद्धा थे। अहमदनगर किले के दरवाजे के ऊपर लोहे के बड़े बड़े नुकीले भाले लगे हुए होने के कारण किले को भेद पाना बहुत मुश्किल था। भाले बहुत नुकीले थे, उनको हाथी भी नहीं तोड़ पा रहे थे। कान सिंह को एक उपाय सूझा। वह खुद दरवाजे के चिपक गया और महावत को आदेश दिया कि अब हाथी के सिर से मेरे ऊपर जोर से वार करो। हाथी ने जोर से वार किया। कान सिंह ने प्राण त्याग दिए, लेकिन दरवाजा टूट गया और सेना ने किले में प्रवेश कर लिया। अंदर प्रवेश करते ही मुसलमान सेना के सिर धड़ से अलग होने लग गए। निजामुल मुल्क वहां से भाग निकला। मेवाड़ के महाराणा बनने के पश्चात महाराणा सांगा ने मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार करने पर और अपने क्षेत्राधिकार को विस्तारित करने पर ध्यान दिया।
इसके लिए सबसे पहले उन्होंने कई महत्वपूर्ण और पड़ोसी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया। जब इब्राहिम लोदी तक ये खबर पहुंची कि महाराणा सांगा उसकी सीमा में घुस आया है, तो वह घबरा गया और तुरंत महाराणा सांगा से युद्ध के लिए तैयार हो गया। इब्राहिम लोदी महाराणा सांगा को रोकने के लिए अपनी सेना के साथ मेवाड़ राज्य की तरफ कूच किया। महाराणा सांगा को युद्ध का पहले से ही अंदेशा हो गया था, इसलिए वह अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे। महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध सबसे पहले खातोली नामक स्थान पर हुआ, जिसमें महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित कर दिया। लगातार बदले की आग में जल रहा लोदी ने अपनी सेना को संगठित करना शुरू कर दिया। इस बार युद्ध में इब्राहिम लोदी स्वयं न जाकर अपने सेनापति मियां माखन को महाराणा सांगा से लोहा लेने के लिए भेजा। लोदी और महाराणा सांगा की सेना के बीच बाड़ी नामक स्थान पर चौकी पहाड़ी क्षेत्र है, एक जोरदार लड़ाई लड़ी गई। महाराणा सांगा ये लड़ाई जीत गए। इसे बाड़ी धौलपुर का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। बाड़ी के युद्ध के अलावा भी महाराणा सांगा ने कई और युद्ध लड़े, जिनमें खातोली का युद्ध, बयाना का युद्ध और खानवा का युद्ध इतिहास में प्रसिद्ध है। खतौली का युद्ध खातोली नामक स्थान पर लड़ा गया। खातोली पीपलदा में स्थित है। इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया खातोली का युद्ध इतिहास में आज भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। खातोली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। दिल्ली में सिकंदर लोदी की मौत के बाद उसका बेटा इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के शासक बने। इब्राहिम लोदी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। दूसरी तरफ महाराणा सांगा भी अपने साम्राज्य विस्तार में लगे हुए थे। जब इब्राहिम लोदी तक यह बात पहुंची कि राणा सांगा साम्राज्य विस्तार कर रहे हैं, तो वो इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि कहीं उनके राज्य पर अधिकार न कर लें। इब्राहिम लोदी ने मुख्य सेनापतियों को बुलाया और सेना को एकजुट किया। इब्राहिम लोदी मेवाड़ की सेना से लोहा लेने के लिए तैयार था। इस तरह दिल्ली में हुई हलचल की खबर मेवाड़ तक पहुंच गई। मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा ने भी अपनी सेना को एकजुट किया और युद्ध के पूर्वाभास के चलते कमर कस ली। अपनी सेना के साथ इब्राहिम लोदी मेवाड़ की तरह निकल पड़ा। महाराणा सांगा की सेना भी आगे बढ़ गई। छोटी छोटी रियासतों के कई राजाओं ने इस युद्ध में महाराणा सांगा का साथ दिया। दोनों सेनाओं की राजस्थान के खातोली नामक स्थान पर मुठभेड़ हुई, जो कि वर्तमान में लखेरी नामक स्थान पर था। खातोली का युद्ध लगभग 5 घंटों तक चला। मेवाड़ी सेना का अदम्य साहस और वीरता देखकर इब्राहिम लोदी दांतों तले उंगलियां दबाने लगा। पहली बार उसका सामना किसी शेर से हुआ। नाम के सुल्तान युद्ध मैदान छोड़कर भागने लगे। जैसे तैसे इब्राहिम लोदी खुद की जान बचाकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन उसका पुत्र अर्थात शाहजादा को मेवाड़ी सेना ने पकड़ लिया। महाराणा सांगा भी इस युद्ध में घायल हुए। उनका एक हाथ कट गया, एक आंख फूट गई, साथ ही शरीर पर अनेक घाव हो गए। इसी वजह से महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा जाता है। इब्राहिम लोदी के पुत्र को मेवाड़ लाया गया और छोटा सा दंड देकर छोड़ दिया। प्रारंभ से ही मेवाड़ी शासक दरियादिली दिखाते रहे हैं। महाराणा सांगा से हार के पश्चात इब्राहिम लोदी बदले की आग में तपने लगा और अपनी सेना को पुनः संगठित किया और धौलपुर में भिड़ंत हुई, लेकिन एक बार फिर महाराणा सांगा की सेना विजयी रही। चलिए अब आपको बयाना युद्ध के बारे में बताते हैं। बयाना का युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया पहला युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर को बुरी तरह पराजित कर दिया। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य सत्ता को लेकर एक भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होगी और दिल्ली का साम्राज्य बाबर के नाम हो गया। यह पानीपत का प्रथम युद्ध था। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद मेवाड़ नरेश महाराणा सांगा को लगा कि बाबर सिर्फ लूटपाट के इरादे से भारत में आया है और लूटपाट करके पुनः लौट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत से गदगद बाबर ने भारत पर राज्य करने का इरादा बनाया और अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को आगरा पर अधिकार करने के लिए सेना सहित भेजा।
इस घटना के पश्चात महाराणा सांगा समझ गए कि बाबर के इरादे भारत पर अधिकार करना है, जो उन्हें तथापि मंजूर नहीं था। बाबर को सबक सिखाने के लिए महाराणा सांगा ने सेना सहित बयाना की तरफ रुख किया, क्योंकि उस समय बयाना पूर्वी राजस्थान के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता था। मुगल आक्रांता बाबर ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए आसपास के राजाओं और जागीरदारों को यह संदेश भिजवाया कि वह बाबर की अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा उन्हें पराजित करके पदच्युत कर दिया जाएगा। इसी मद्देनजर बाबर ने बयाना, मेवात, धौलपुर, ग्वालियर और रापरी के किलेदारों को अधीनता स्वीकार करने के लिए संदेश भेजे। इब्राहिम लोदी की हार के बाद इन छोटे छोटे राजाओं को लगा कि अब इन्हें किसी के भी अधीन रहकर काम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सभी स्वतंत्रतापूर्वक अपने राज्य का संचालक कर रहे थे। इस समय बयाना के किलेदार थे निजाम खान, जो कि मूल तैयार अफगानी था। निजाम खान ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इस तरह अब बयाना भी बाबर के साम्राज्य में शामिल हो गया। दूसरी तरफ हसन खां मेवाती, जो कि मेवात के सूबेदार थे, उन्होंने मुगल आक्रांता बाबर की अधीनता स्वीकार करने से स्पष्ट मना कर दिया। इस तरह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुए युद्ध में बाबर की जीत से कुछ राजाओं ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, जबकि कुछ राजाओं ने साफ तौर पर मना कर दिया। बाबर के विस्तार वाली नीति ने बयाना के युद्ध को जन्म दिया। अब हम चर्चा करेंगे कि बयाना के युद्ध में किसकी जीत हुई। जब महाराणा सांगा तक यह संदेश पहुंचा कि बयाना का किला और जागीरदारी बाबर के साम्राज्य के अधीनस्थ हो चुकी है, तो उन्होंने सेना सहित बयाना की तरफ कूच किया। दूसरी तरफ बाबर भी अपनी सेना सहित आगे बढ़ रहा था। महाराणा सांगा और बाबर की सेना में एक भीषण युद्ध हुआ। किसी ने सोचा नहीं था कि एक नया इतिहास रचेगा। हालांकि मेवाड़ की सेना संख्या में कम थी, लेकिन हौसला दोगुना था। माना कि बाबर की सेना में दम था, लेकिन महाराणा सांगा की सेना के सीने में दम था। अनुमान के विपरीत महाराणा सांगा की सेना ने इस युद्ध में बाबर की सेना की धज्जियां उड़ा दी। इतिहास के पन्नों में बयाना का युद्ध सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जो आज भी अमिट है। बाबर की साम्राज्य विस्तार नीति को जोरदार धक्का लगा। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुए युद्ध में महाराणा सांगा की मेवाड़ी सेना ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। इस युद्ध ने भारत में महाराणा सांगा की ख्याति में कई गुना इजाफा कर दिया। चलिए अब खानवा के युद्ध के बारे में आपको बताते हैं। खानवा का ऐतिहासिक युद्ध बाबर और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा नामक गांव में लड़ा गया था। महाराणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया खानवा का युद्ध इतिहास के सबसे भीषण और भयानक युद्ध में शामिल है। पानीपत के प्रथम युद्ध में जीत से बाबर का हौसला 7वें आसमान पर था। अब वह न सिर्फ दिल्ली बल्कि संपूर्ण भारत में अपने प्रभुत्व और साम्राज्य के विस्तार का सपना देखने लगा। साम्राज्य विस्तार में बाबर के सामने सबसे बड़ा रोड़ा थे मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना का सपना लिए बाबर अपनी सेना के साथ नई रणनीति बनाने पर जुट गया। बाबर अच्छी तरीके से जानता था कि यदि उसे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है, तो मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा को पराजित करना ही होगा। दूसरी तरफ महाराणा सांगा को लगता था कि बाबर सिर्फ लूटपाट के इरादे से भारत में आया है और वह लूटपाट करके वापस चला जाएगा। बाबर के चले जाने के बाद वह इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली को आसानी के साथ हथिया लेगा और संपूर्ण भारत में हिंदू स्वराज्य की पुनः स्थापना हो जाएगी। खानवा के युद्ध में बाबर ने महाराणा सांगा को पराजित कर दिया। इसके साथ ही महाराणा सांगा का हिंदू स्वराज्य का सपना टूट गया। मेवाड़ के इतिहास की स्पष्ट व्याख्या करने वाली किताब वीर विनोद में स्पष्ट लिखा गया है कि यदि विश्वासघात नहीं होता तो खानवा के युद्ध में निश्चित तौर पर महाराणा सांगा की जीत होती। इस युद्ध के बाद बाबर ने यह स्वीकार किया कि यदि हम तोपखानों का इस्तेमाल नहीं करते तो महाराणा सांगा के सामने कभी नहीं जीत पाते। साथ ही आगे बाबर मेवाड़ के वीर सैनिकों के बारे में लिखता है कि वह मरना और मारना तो जानते हैं, लेकिन उनके पास युद्ध कला नहीं है। हालांकि इस युद्ध में महाराणा सांगा घायल जरूर हुए, लेकिन इस युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं हुई, वह वहां से बचकर निकल गए। महाराणा सांगा की मृत्यु कैसे हुई, इस पर आज भी दो राय है।
विश्व प्रसिद्ध और ऐतिहासिक खानवा के युद्ध के पश्चात राणा सांगा जब पुनः अपने राज्य मेवाड़ लौट रहे थे, तब कालपी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा सांगा की मृत्यु की असली वजह पर आज भी संशय है। दूसरी राय यह है कि अपनी सेना को पुनः संगठित और सुव्यवस्थित करके महाराणा सांगा बाबर को खत्म करना चाहते थे, लेकिन यदि इसमें महाराणा सांगा सफल हो जाते तो पूरे भारतवर्ष में उनके नाम का डंका बजने लग जाता। तो हुआ ऐसा कि कुछ लोगों, कुछ सरदार भी शामिल ने राणा सांगा के साथ होने का ढोंग करते हुए उन्हें जहर दे दिया।